तो ये मैंने 2018 में पहला सफ़र जो आगाज़ किया था वो रशिया से किया था और उस दौरान मैंने 42 डेज़ में 29,000 किलोमीटर का सफ़र किया था जिसमें 4 ममालिक शामिल थे। जब मुझे पता चला कि ये मेरा पैशन बनने जा रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी कि मैं निकलूँ और पहाड़ों में एक्सप्लोर करूँ और कुदरत देखूँ अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत सफ़र करें तो ये शौक जो है ना महँगा नहीं है, ये सस्ता शौक बन सकता है। काउच सर्फिंग बेसिकली ये होता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कम्युनिटी है जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने घर में स्टे करा देते हैं। तो मैं पाकिस्तान में ये चीज़ कर रहा था 2-3 साल से 4 साल से। मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाद अगर कोई ऐसा मुल्क है जो बहुत अच्छे अंदाज़ में मुझे वेलकम किया वो ईरान है। रशिया की स्टेट है मॉस्को, मॉस्को से मैं ट्रैवल कर रहा था बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में और वहाँ पे मुझे जो लिफ्ट मिली तो वो एक साहिब जो थे ना गाड़ी में, उनको भी लैंग्वेज नहीं आती थी और मुझे भी नहीं आती थी। 3 लाख में 7 ममालिक का सफर, ये ऑफर हम नहीं दे रहे हैं, भाई साहब दे रहे हैं, इनसे राब्ता कीजिएगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने 42 दिनों में 29,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस सफर के दौरान इन्होंने 16 ममालिक की सैर की है और ये सैर इन्होंने पैदल और बैक पैकिंग के जरिए की है। ये 2018 से मुख्तलिफ ममालिक का सफर कर रहे हैं और इस सफर के शौक में इन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी है। मोहम्मद ताहिर से जानते हैं कि अब तक ये कितने ममालिक का सफर कर चुके हैं और इस सफर के दौरान इनके अखराजात कितने हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये सफ़र आप कब से कर रहे हैं और अब तक आप कितने ममालिक का सफ़र कर चुके हैं? मैं तकरीबन 2018 से सफ़र कर रहा हूँ और इस सफ़र को कहते हैं बैक पैकिंग और हिच हाइकिंग। तो ये मैंने 2018 में पहला सफ़र जो आगाज़ किया था वो रशिया से किया था और उस दौरान मैंने 42 डेज़ में 29,000 किलोमीटर का सफ़र किया था जिसमें 4 ममालिक शामिल थे, रशिया, बेलारूस, आज़रबाईजान और ईरान। और इस सफ़र के दौरान मैंने तकरीबन दुनिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, वो रशिया में चलती है 10,000 किलोमीटर का सफ़र उस ट्रेन में किया। फिर मैं बस पे और हिच हाइकिंग लिफ्ट लेके मैं एक ममालिक से दूसरे ममालिक में गया और इस सफ़र के दौरान बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ। और फिर मैं रशिया से आज़रबाईजान आया और आज़रबाईजान से ईरान और फिर ईरान से पाकिस्तान। तो ये मेरा पहला सफ़र था 2018 का। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपना जो सफ़र का शौक़ था वो बढ़ता गया मेरा और मैंने कहा अब मज़ीद एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर रशिया के साथ जो सेंट्रल एशिया की पट्टी है उसको कवर किया और उसमें 4 ममालिक शामिल हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। और इन 4 ममालिक का सफ़र तकरीबन ये भी मेरे 40 दिन का सफ़र बन गया था और इसमें मैंने 14,000 किलोमीटर का सफ़र किया था। और इस सफ़र के दौरान भी मैंने जो है बैक पैकिंग और हिच हाइकिंग की और वो एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त था मेरे लिए और बड़ा अच्छा रहा। और फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली मैं करके आया हूँ ये तकरीबन 7 ममालिक का सफ़र था जिसमें यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदीया, जॉर्डन और ईरान शामिल थे। और ये सफ़र मैंने तकरीबन 15,000 किलोमीटर पे मुहित था जो मैंने कंप्लीट किया और 5 मार्च को मैं वापस पाकिस्तान पहुँचा हूँ। ये दुनिया के हर कोने तक पहुंचने की आपकी मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? आपने कैसे स्टार्ट कर लिया था ये? बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद मुझे शौक़ हुआ हाइकिंग और ट्रैकिंग का। और जब मुझे पता चला कि ये मेरा पैशन बनने जा रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी कि मैं निकलूँ और पहाड़ों में एक्सप्लोर करूँ और कुदरत देखूँ अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत है। तो फिर उस वजह से ना मुझे अपनी जॉब भी छोड़ना पड़ी और मैंने कहा इस पैशन को ना फॉलो करने के लिए बस अपना निकल जाएं और सफ़र करें। तो तजर्बा नाकाम हो गया था, भागे थे आप? नहीं, तजर्बा नाकाम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा और जो पहला सफ़र था नागा पर्बत से स्टार्ट हुआ था, 12 दिन का मैंने पैदल सफ़र किया था नागा पर्बत बेस कैम्प में जो कि रुपल साइड और फेरी मेडोज साइड है। और उसके बाद से जो है वो मैंने वापस मुड़ के जॉब नहीं की और तब से लेके आज तक मैं अपना काम जो है इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ और बिज़नेस भी कर रहा हूँ और साथ साथ सफ़र भी कर रहा हूँ और ये चीज़ें कंटिन्यू हैं। सबसे खूबसूरत जो वाक़या आप इस सफ़र के दौरान जो हमारे साथ शेयर करना चाहिए, किस मुल्क का आपने सफ़र किया और कौन सा खूबसूरत वाक़या आपका जो याद है हमारे साथ शेयर कीजिए? मैं बिल्कुल रशिया में सफ़र कर रहा था, 2018 की बात है और वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन सफ़र था। एक तो वो मेरा ज़िंदगी का पहला सफ़र था इंटरनेशनल और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे लिए लर्निंग थी। तो मैं रशिया में ट्रैवलिंग कर रहा था हिच हाइकिंग के थ्रू। तो वहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था लैंग्वेज बैरियर। तो मुझे लैंग्वेज रशियन नहीं आती थी और मैं ट्रांसलेशन यूज़ करता था गूगल। तो वहाँ पे मैं हिच हाइकिंग करते हुए जो है ना रशिया की स्टेट है मॉस्को, मॉस्को से मैं ट्रैवल कर रहा था बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में और वहाँ पे मुझे जो लिफ्ट मिली तो वो एक साहिब जो थे ना गाड़ी में, उनको भी लैंग्वेज नहीं आती थी और मुझे भी नहीं आती थी। तो एक जैसा हमारा तो सफ़र ऐसा रहा कि बस मैं गूगल ट्रांसलेट करके खोल के उससे बात कर रहा होता था कि आप किस
पेशे से हैं और आप करते क्या हैं, ये सारा कुछ। और जैसे ही मैं पहुंचा अपने जिस जगह मैंने स्टे करना था बेलारूस में, तो फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं वेट कर रहा था और वो जो साहिब मुझे लेने आ रहे थे वो पहुंचे नहीं थे। तो फिर उस चक्कर में उन्होंने मेरा वेट करते रहे, तकरीबन 40 मिनट्स उन्होंने वेट किया कि कहीं आप भटक ना जाएं या कोई आपको परेशानी ना हो। तो उन्होंने इतना ख्याल रखा और उसके बाद मुझे खाना खिलाया, उन्होंने मेरी खिदमत की, और वो जो हॉस्पिटैलिटी और वो जो चीज़ें थी ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, उनमें ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए मेरे साथ। लेकिन मेरे लिए रशिया का एक्सपीरियंस इसलिए डिफरेंट था कि रशिया को लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं और उस बारे में कहते हैं कि वो रैशिस्ट होते हैं और वो लोग इस तरह से इंतहा पसंद किस्म की सोच होती है। लेकिन मैंने रशिया में ऐसा नहीं पाया। बट अगेन आप गल्फ़ की जो बात कर रहे हैं, गल्फ़ में नो डाउट बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। हॉस्पिटैलिटी, उनका कल्चर, उनकी चीज़ें जो हैं, तहज़ीब, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तो आपको जैसे ही मिलते हैं, आपको पता चले सफ़र करके आ रहे हैं, तो आपको अपने घरों में इनवाइट कर लेते हैं, खाना खिलाते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। तो वो चीज़ें तो सेम ऐसी ही हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में। हम लोग एक मुल्क का सफ़र करें जो हमारे सबसे करीब है, दुबई, तो वहाँ अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। 16 ममालिक आप घूमे हैं, खर्चा तो आपका अच्छा खासा हो गया होगा? बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं कि जब मैंने भी सफ़र शुरू किया था तो लोग मुझे यही कहते थे ये तो बड़ा महंगा शौक है और आप कैसे इसको कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत सफ़र करें तो ये शौक जो है ना, महंगा नहीं है, ये सस्ता शौक बन सकता है। क्योंकि उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। आपने अपना रूट तय करना है कि आप किस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं। नॉर्मली लोग जहाज़ के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आप बाय रोड ट्रिप करें तो वो बहुत ही सस्ता रहता है। फिर दूसरी चीज़ आती है वीज़ाज़, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट अलग अलग वीज़ाज़ लेते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो मैंने इस दफ़ा भी और लास्ट टाइम भी, तीनों ट्रिप्स में मैंने जो है जो इंतखाब किया वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने फ़र्स्ट टाइम 2018 में रशिया फीफा वर्ल्ड कप का टाइम चूज़ किया और उसके थ्रू मुझे रशिया का फ्री वीज़ा मिल गया, वीज़ा ऑन अराइवल। सिमिलरली उसकी बेसिस पे बेलारूस का वीज़ा मिल गया और आज़रबाईजान, ईरान का वीज़ा आसान था। और अभी भी जो सफ़र करके आया वो भी फीफा वर्ल्ड कप 2023 कतर का वर्ल्ड कप था और उसकी बेसिस पे वीज़ा ऑन अराइवल बहरीन, जॉर्डन, इसी तरह सऊदीया, ओमान और कतर, ये सारे वीज़ाज़ मुझे हैं ई वीज़ा और ईज़िली मिल गए थे। तो ये मेरा जो वीज़ा का एक्सपेंस है और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बाय रोड की वजह से मेरा बहुत कम हो गया। और बाकी रह गया अकोमोडेशन का और खाने पीने का। अकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग यूज़ की और एयरबीएनबी के तौर पे मुख्तलिफ लोगों के घरों में स्टे किया, तो वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो इसलिए ओवरऑल जो है ना, इन 7 ममालिक का सफ़र मैंने 3 लाख रुपए में किया। 3 महीने में मैंने ये सफ़र कंप्लीट किया। अगर आप ये कह रहे हैं ना 7 लाख रुपए में, लोग निकल पड़ेंगे 7 लाख लेके। 3 लाख। अच्छा 3 लाख, 3 लाख में 7 ममालिक का सफ़र, ये ऑफ़र हम नहीं दे रहे हैं, भाई साहब दे रहे हैं, इनसे रब्ता कीजिएगा। अच्छा, अगर कोई देखना चाहे, देख के जो करना चाहे सफ़र, उनको कैसे वो आगाज़ करें, किस तरह वो अपने इस अखराजात को मैनेज करें? जैसे आप कह रहे हैं जाकि बाकी जब होते हैं आपके एकेडमिक चीज़ें कुछ होती हैं, लाइक अब लोग कहते हैं जी हमें नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, वो भी नहीं है। आगे रिहाइश का मसला है, फूड का मसला है, कैसे मैनेज करेंगे? वो तो दुबई जाएँ तो कहते हैं आगे कोई रिश्तेदार होना चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए, उनको बताइएगा कैसे गाइड करेंगे आप? पहली तो चीज़ है कि आप जब भी इस तरह का सफ़र कर रहे होते हैं, बैक पैकिंग, हिच हाइकिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको। आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अगर बर्दाश्त कर सकते हैं सफ़र में और लंबा सफ़र कर सकते हैं तो फिर आप कामयाब है, फिर आप कर सकते हैं। और नंबर 1 चीज़ जो मैं कहूँगा वो है प्लानिंग। प्लानिंग आपकी इस तरह से करनी है कि आपने सफ़र का इंतखाब करना है, किस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं और उसका रूट क्या है। आप बाय रोड करना चाह रहे हैं या बाय एयर करना चाह रहे हैं, और फिर आपने उसके लिए चूज़ करनी है चीज़ें कि आपका जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या होगा। बाय बस जा रहे हैं, हिच हाइकिंग कर रहे हैं या बाय ट्रेन से जा रहे हैं, जो सबसे आपको ईजीएस्ट लगे और जिसमें कम पैसे लगे वो आप चूज़ करें। और फिर उसके बाद आपका बैकपैक इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एक बैकपैक आप लेके जाएं और उसमें कम से कम सामान रखें जो आपका ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं। आपका अगर आप टेंट और स्लीपिंग बैग, मैट्रेस साथ लेके जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको रात अगर कहीं गुजारनी पड़ जाए किसी जगह पे, तो आप अपना टेंट लगा के सो सकते हैं, आपको कहीं होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने रशिया में और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र इसी तरह से किया था, कैंपिंग की थी मुख्तलिफ जगह पे। तो इस अंदाज़ में जब आप प्लानिंग के तहत चलते हैं तो आपका जो सफ़र है ना वो ईजी भी रहता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और चीपेस्ट वे में आप यानी कि आप कहना चाह रहे हैं एकेडमिक अगर किसी की कुछ भी नहीं है, वो नॉलेज नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा, वो भी कर सकता है सफ़र? बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको रिसर्च की ज़रूरत या वो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यह है कि आप एक अपना प्लान बनाएं और उस बजट के तहत आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपना टाइम पीरियड चूज़ करना है, किस टाइम में जा रहे हैं। ये ना हो कि आप सीज़न में जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बताऊँगा कि काउच सर्फिंग का इंतखाब कर सकते हैं। काउच सर्फिंग बेसिकली ये होता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कम्युनिटी है जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने घर में स्टे करा देते हैं। तो मैं पाकिस्तान में ये चीज़ कर रहा था 2-3 साल से, 4 साल से।
तो जो फॉरेनर्स आते थे मेरे पास, उनको मैं अपने घर में स्टे कराता था और उनको हॉस्पिटैलिटी जो हमारा कल्चर है वो दिखाते थे। इसी तरह जब मैं उनके मुल्क में गया तो मुझे भी उन्होंने उसी तरह से वेलकम किया अपने घरों में, और मुझे जो है फ्री में स्टे मिल जाता था। तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी ईजी। पाकिस्तान में वैसे होता है काउंसलर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पाकिस्तान में आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो हर जगह आपको मिल जाएगा। छोटे शहरों में शायद ना हो ये। अच्छा, आप उम्रा भी करके आए थे, तो उम्रा के लिए स्पेशल यहाँ से गए थे, स्पेसिफिक आपने रूट इख्तियार किया था या किसी मुल्क से वापस आते हुए आपने उम्रा किया? नहीं, इसी रूट के अंदर ही मैंने उम्रा किया, और मेरी प्लानिंग ही ये थी कि जब मुझे पता चला, क्योंकि उससे पहले मैं साउथ ईस्ट एशिया का प्लान करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही कतर वर्ल्ड कप ने अनाउंस किया कि सऊदीया का हम वीज़ा आपको दे रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि इसी ट्रिप में मैंने उम्रा भी करना है। तो वो फिर मैंने सारा ट्रिप बाय रोड प्लान किया, और कतर से मैं बाय रोड सऊदीया गया था, और सऊदीया से जॉर्डन, और जॉर्डन से जब मैं वापस सऊदीया की तरफ आ रहा था तो फिर मैंने मक्का और मदीना में उम्रा किया, और फिर ज़ियारत की, और फिर सीधा मैं वापस दुबई की तरफ आया। हमारे माशरे में जॉब छोड़ने वाले बच्चों को अच्छा नहीं समझा जाता, वो कहते हैं ये क्या कर दिया आपने। घर वालों की सपोर्ट, फैमिली की या दोस्तों की कितनी है आपके साथ? बिल्कुल, जब सफ़र शुरू किया था मैंने, जब जॉब छोड़ी थी उस टाइम थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था टाइम, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट और दोस्तों की ये थी कि भी आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर से आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, माशरे में सही नहीं समझा जाता। लेकिन मैंने घर वालों को यही कहा था कि मुझे 6 महीने या 1 साल का टाइम दें, अगर मैं इस जॉब में या इससे मुझे नहीं अर्निंग मिल रही होगी तो फिर मैं वापस अपने प्रोफेशन में इंजीनियर में आ सकता हूँ। तो लेकिन 1 साल बाद जो है ना, घर वालों ने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जो आपका शौक है आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। शायद वो खुश हो गए हो आप घर से बाहर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये था कि मेरा शौक था, मेरा पैशन था, ये चीज़ करना चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया देखूँ। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसा खिता पूरी दुनिया में नहीं है। मैंने 16 ममालिक की सैर किया, और पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क मुझे नहीं मिला जहाँ पे इतनी खूबसूरती और इतनी नेचुरल ब्यूटी माउंटेन्स हों। पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क का कल्चर आपको सबसे अच्छा लगा? मैं समझता हूँ कि ईरान का कल्चर ना बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। ईरान की ख़ास बात यह है कि वहाँ के लोगों के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी का वलवला है ना, वो चीज़ बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो बड़ा अमेज़ कर दिया, क्योंकि ईरान में भी हम लोग समझते हैं कि पता नहीं सेफ़ है जाना कि नहीं। ईरान के बारे में लोग समझते हैं वर्ड तंग नज़र है। बिल्कुल, ये लोग समझते हैं, लेकिन वो बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, ट्रैवलर्स को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानीज़ को। तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाद अगर कोई ऐसा मुल्क है जो बहुत अच्छे अंदाज में मुझे वेलकम किया, वो ईरान है। फ्यूचर प्लान क्या है? दुनिया का आखिरी कोना ढूंढना चाहते हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि अभी नेक्स्ट इस साल के आखिर में मेरा प्लान है साउथ ईस्ट एशिया में 7 ममालिक की सैर करनी है, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और वहाँ से फिर मैं चाइना से खुंजराह पास से पाकिस्तान वापस आऊँगा। तो ये प्लान किया हुआ है, और वीज़ाज़ के लिए मैंने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह वीज़ा प्रोसेस आसान है या मुश्किल है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बन जाती है तो फिर वीज़ा प्रोसेस आपके लिए आसान बन जाता है। सो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मोहम्मद ताहिर की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ये मोहम्मद ताहिर ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने एक मुनफरिद हॉबी चूज़ की है अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।